रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि बार बार गर्भपात होना, ये एक चुनौतीपूर्ण और जटिल स्थितियों में से एक है जो कि दंपतियों के अंदर काफी चिंता और तनाव पैदा करती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में जानकारी दूंगी। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि बार बार गर्भपात होना की परिभाषा अल्ट्रासाउंड या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन द्वारा प्रमाणित 2 या 2 से अधिक लगातार असफल गर्भधारण है। ये एक चुनौतीपूर्ण और जटिल स्थितियों में से एक है जो कि दंपतियों के अंदर काफी चिंता और तनाव पैदा करती है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कई कारण हैं, जिनमें से नंबर 1 कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें कि एनीप्लॉइडी या क्रोमोसोमल अब्रेजन्स आते हैं। सेकेंड इज एनाटॉमिकल या शारीरिक कारण, जिसमें कि जन्मजात मोलेरियन ट्रैक्ट असामान्यताएं हो सकती है महिला के अंदर, या फिर गर्भाशय के अंदर कोई असामान्यताएं हो सकती हैं, जैसे कि सेप्टेड यूट्रस, जैसे कि डाइडेल्फिस यूट्रस, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, जिसमें कि सेप्टेड यूट्रस सबसे कॉमन असामान्यता है गर्भाशय की, जिसके कारण बार बार गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स एंड एशरमैन सिंड्रोम जैसे गर्भाशय की अधिग्रहित असामान्यताएं जो कि बार बार गर्भपात होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। डायबिटीज, थायराइड, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के एंडोक्राइन कारण है। इसके अलावा 50% महिलाओं के अंदर कोई स्पष्ट कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का नहीं हम निकाल पाते। इम्यूनोलॉजिकल रीजंस जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण बनते हैं, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम यानी कि एप्ला सिंड्रोम एंड इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ड्रग अब्यूज लाइक कोकेन अब्यूज, इसके अलावा अल्कोहल इनटेक एंड स्मोकिंग एज वेल एज ओबेसिटी, ये भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की संभावना को बढ़ाते हैं। पीड़ित दंपतियों का मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मदर एंड फादर जो पेशेंट्स इस समय कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के वो शिकार बन चुके हैं, इन पेशेंट्स की हमें कैरियोटाइपिंग करनी चाहिए ताकि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चल सके। इसके अलावा गर्भाशय संबंधी असामान्यताओं के आकलन के लिए हम TBS अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके अलावा MRI करा सकते हैं, HSG करा सकते हैं, सोनोहिस्टोग्राफी करा सकते हैं। इसके अलावा हमें एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की जांच करानी चाहिए, हमें सीरम प्रोजेस्टेरॉन कराना चाहिए, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हमें टू रूल आउट जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस करानी चाहिए। इसके अलावा हमें टॉर्च टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें कि हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला एंड क्लमाइडियल इन्फेक्शंस को रूल आउट करते हैं। उपचार में हमें कारणों पर फोकस कर उनका इलाज करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापे का उपचार हमें करना चाहिए, और इसके अंदर हमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा कोरियोनिस विलस सैंपलिंग एंड एम्ब्रियोसेंटेसिस, भ्रूण के अंदर असामान्यताएं देखने के लिए हमें करवानी पड़ सकती है। जन्मजात या अधिग्रहित गर्भाशय संबंधी असामान्यताओं के लिए हमें शल्य चिकित्सा या सर्जरी से हम करते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का इलाज हम खून पतला करने की दवाइयां यानी कि एस्पिरिन या हेपरिन से हम करते हैं। इसके अलावा हम नए इलाज, जिसमें कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स एंड ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स से भी अब इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा हम मरीज के अंदर इंट्रालिपिड इमल्शन ड्रिप भी दे सकते हैं। इन एंड ये कहना चाहूंगी, बार बार गर्भपात होने का सामना करने वाले दंपतियों का सफल प्रबंधन के लिए उनकी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।